गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी और इसमें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। इसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिसोर्सेज, जिसको हिंदी में बोला जाता है संसाधन, ये होता क्या है और इनका किस प्रकार से डेवलपमेंट यानी कि विकास होता है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट मीन्स ऑफ resources. So everything available in our environment which can be used to satisfy our need, यानी कि हमारे जो इन्वायरमेंट के अंदर वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जो हमारी सेटिस्फाई नीड्स को फुलफिल करती हैं, वो सभी चीज़ें संसाधन कहलाती हैं, रिसोर्सेज कहलाती हैं। अब दोस्तों इसके लिए तीन टर्म जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उस चीज़ को एक्सेस कर पाएँ। इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए, यानी कि हम खरीदने में समर्थ हों उस चीज़ को। और कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि हमारी सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट करे, वही अपने आप में संसाधन कहलाती है। तो दोस्तों यानी कि जो चीज़ हमारी नीड्स को फुलफ़िल करे, टेक्नोलॉजिकली एक्सेस हो पाए और हम उसको ख़रीदने में समर्थ हों, और कल्चरल जो है हमारी सोसाइटी है उस चीज़ को एक्सेप्ट करे, वही अपने आप में रिसोर्सेज कहलाता है। उसी को हम क्या बोलेंगे? संसाधन बोलेंगे। जैसे दोस्तों आप जो किताब पढ़ते हो, बुक पढ़ते हो, तो वो अपने आप में क्या है? एक रिसोर्सेज है। जैसे आप उनसे नॉलेज गेन करते हो, इन्फॉर्मेशन जो है गैदर करते हो, तो ये अपने आप में आपके लिए वो क्या हो गई? एक रिसोर्स से हो गया। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम इस चीज़ को हम देखते हैं कि जो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम दे रखा है। फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, ये चीज़ें जो है आपस में इंटर रिलेशन इनका देखा गया है। कैसे? यानी कि जितनी भी चीज़ें, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में हैं। अर्थ सरफेस के ऊपर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हमें फ्री गिफ्ट में मिले हुए हैं। अब दोस्तों हम जब उनका यूज़ करेंगे तभी वो हमारे लिए क्या होंगे? संसाधन या फिर रिसोर्सेज का काम करेंगे। सॉरी। जैसे हमारे जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, नेचर है, वहाँ से हमें वेरियस टाइप के मिनरल्स या फिर रिसोर्सेज मिलते हैं। उनको हम माइन करते हैं, गैदर करते हैं थ्रू दी टेक्नोलॉजी, और कोई ना कोई हम इंस्टीट्यूशन बनाकर उनको हम उन चीज़ों को निकालते हैं। तो इन तीनों चीज़ों का यानी कि टर्म ऑफ रिसोर्सेज, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंटल इन्वॉल्व इन द इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। इन तीनों चीज़ों का आपस में क्या है? इंटर रिलेशन है, यानी कि आपस में तीनों चीज़ें जो है आपस में जुड़ी हुई हैं। यानी कौन कौन सी? एक तो दोस्तों टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या करते हैं? जो नेचर के अंदर रिसोर्सेज हैं उनको हम निकालते हैं, कोई संस्थान बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, उसी के थ्रू जो है हम नेचर को जो है, नेचर के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाते हैं। तो ये अपने आप में आपस में इन तीनों चीज़ों का क्या है? आपस में इंटर रिलेशन है, यानी कि इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन दी नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। और उनको यूटिलाइज कौन करता है? तो आप सभी को पता है, हम लोग, यानी कि इंसान जो है इन तीनों चीज़ों को यूज करता है। यानी कि नेचर के अंदर जो संसाधन है उनको टेक्नोलॉजी के थ्रू हम निकाल कर एक संस्थान के थ्रू जो है उनको निकालते हैं और उनको यूटिलाइज करते हैं। दैट इज़ रिसोर्सेज। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करें इनके आपस के अंदर, जैसे हम बात करें ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द नेचर, इनके साथ जो है इंटरेक्ट करता है थ्रू दी टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और उन्हीं को, जैसे हमने अर्थ सरफेस से वेरियस टाइप का कोयला या फिर मेटल्स जो है निकाले, और हमारी ग्रोथ के लिए उनको हम क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमारी जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए, हमारा क्या हो? आर्थिक विकास हो पाए। इसीलिए हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं और हमारी ग्रोथ करते हैं। तो ये आपको ध्यान करना है। अब दोस्तों आपने जिस प्रकार से सारे लोग सोचते हैं उसी प्रकार से, यानी कि रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, यानी कि रिसोर्सेज जो है वो हमें नेचर फ्री में गिफ्ट करता है। तो अपने आप में ये क्या है? फ्री जो है अवेलेबल रहते हैं। रिसोर्सेज आर ए फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। रिसोर्सेज क्या है? ऐसा नहीं है कि प्रकृति हमें रिसोर्सेज देती है वही रिसोर्सेज होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम क्या करते हैं? ह्यूमन
वो भी क्या करता है, वो भी वेरियस टाइप के रिसोर्सेज बनाता है, वेरियस एक्टिविटीज़ करता है। ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ ए इनिशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज, और ह्यूमन बीइंग यानी कि मानव जो है खुद अपने आप में रिसोर्सेज का ही एक कंपोनेंट है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान करना है। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। जितने भी चीज जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करता है, और जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है उनको यूटिलाइज करता है और उनको यूज करता है। कौन करता है? इंसान करता है। तो ये आपको ध्यान करना। अब दोस्तों हम क्लासीफाई करें या फिर इनको डिवाइड करें तो कौन कौन से टाइप के जो है रिसोर्सेज होते हैं। सो दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड इनटू फॉलोइंग वेज। जैसे हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो ऑन दी यानी कि उत्पत्ति के आधार पे किस प्रकार से रिसोर्सेज राइज होते हैं, उनके आधार पे हम रिसोर्सेज को डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज बायोटिक एंड सेकंड इज अबायोटिक। बायोटिक कौन से होते हैं? ऑल लिविंग थिंग्स कंसिडर इन बायोटिक रिसोर्सेज लाइक ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें जो बायोटिक लिविंग थिंग हैं वो सारी बायोटिक के अंदर कंसीडर होती हैं। वहीं पे एबायोटिक थिंग, नॉन लिविंग थिंग जो है वो सारी एबायोटिक, जिनके अंदर जीव नहीं है, जो निर्जीव चीज़ें होती हैं वो सारी एबायोटिक होती हैं। सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, यानी कि हम संपूर्णता के आधार पर देखें तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम लंबे समय तक रिन्यू कर सकते हैं, यानी कि उनको बार बार जो है हम यूटिलाइज कर सकते हैं, लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, थर्मल हो गया, टाइडल एनर्जी। ये सारी जो हैं जिनको हम बार बार में यूज़ कर सकते हैं, थर्मल, टाइडल, ठीक है, सोलर, विंड, ये सारी जितनी भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं दैट इज़ कंसिडर इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सेकेंड इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये क्या होते हैं? जो नॉन यानी कि जो रिन्यू नहीं हो पाते हैं, लाइक फॉसिल फ्यूल्स एंड मेटल्स। ठीक है दोस्तों, तो जैसे नॉन रिन्यूएबल के अंदर हम फॉसिल फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, वो सारी चीज़ें जो एक समय आने पर ख़त्म हो जाएंगी वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाती हैं। थर्ड पार्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि नेतृत्व के आधार पे हम संसाधनों को या रिसोर्सेज को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इंडिविजुअल, जो एक व्यक्ति के अंडर जितने भी रिसोर्सेज आते हैं, जैसे आपका घर हो गया, आपकी प्रॉपर्टी, आपके प्लॉट, जितनी भी चीज़ें आपके अंडर में आते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहलाती हैं। सेकंड है कम्युनिटी, जो एक कम्युनिटी, गांव, ढाणी, कस्बा, टाउन, जितने भी एक कम्युनिटी के अंडर जितने भी रिसोर्सेज आते हैं वो कम्युनिटी रिसोर्सेज कहलाते हैं। थर्ड इज़ नेशनल रिसोर्सेज, एक देश के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, लाइक जैसे फंड हो गए, स्कूल, हॉस्पिटल्स, रेलवे नेटवर्क, ये सारी चीज़ें जो है एक गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सारी चीज़ें नेशनल रिसोर्सेज कहलाती हैं। फोर्थ इज़ इंटरनेशनल रिसोर्सेज, तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो होती है जिनके ऊपर कोई भी देश ये दावा नहीं कर सकता ये चीज़ हमारी है, यानी कि हमारी जो साझी विरासत है वर्ल्ड की वो अपने आप में इंटरनेशनल रिसोर्सेज कंसिडर की जाती हैं, लाइक अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, ऑल ओशियंस। ठीक है दोस्तों, नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड टेरिटरी ऑफ ओशियन। जैसे हम बात करें, ये हमारा कोस्टल रीजन है, इसके 12 मील तक जो है इंडिया अपने अधिकार क्षेत्र को मानता है कि यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं। 12 किलोमीटर या 24 किलोमीटर तक समथिंग जो है अराउंड वो कुछ होती है टेरिटरी। लेकिन इसके बाद जितना भी ओशियन है, इंडियन ओशियन की हम बात कर लें, अटलांटिक या पैसिफिक ओशियन की बात करें, वो सारी जो है टेरिटरी जो है वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंदर कंसिडर की जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फोर्थ टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि किसी भी रिसोर्सेज का डेवलपमेंट किस आधार पे है उसके आधार पे अभी हमने रिसोर्सेज को डिवाइड कर रखा है। जैसे फर्स्ट इज़ पोटेंशियल, जहाँ पे पोटेंशियल है, पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे हम कुछ ना कुछ जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं। लाइक गुजरात जो है, गुजरात और राजस्थान के अंदर सोलर और विंड एनर्जी की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे पोटेंशियल है कि इन फ्यूचर यदि हम सोलर और विंड के प्लांट्स यहाँ पे हम इस्टेब्लिश करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो ये अपने आप में वहाँ पे एक पोटेंशियल हो गया कि वहाँ पे हम इन फ्यूचर कर सकते हैं, बट प्रेजेंट में नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, पोटेंशियल रिसोर्सेज हो गए। डेवलप्ड स्टॉक, यानी कि जो चीज़ हमारे पास है ऑलरेडी स्टॉक में है। जैसे हम बात करें कोल, हमारे इंडिया के पास जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 100 टन जो है कोयला स्टॉक में है और हम उनको यूटिलाइज भी कर रहे हैं, तो ये अपने आप में क्या हो गया, डेवलप्ड और स्टॉक जो है
रिसोर्सेज हो गया। थर्ड है रिजर्व रिसोर्स। तो रिजर्व रिसोर्स वो होते हैं जो फ्यूचर जनरेशन के लिए हम रखते हैं या फिर फ्यूचर यूज़ के लिए जो है रखते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे हमारे पास से कोल है, माइका है, ठीक है, टाइटेनियम हो गया, वेरियस थिंग या फिर वेरियस जो मेटल्स होते हैं जो फ्यूचर जनरेशन या फ्यूचर यूज़ के लिए रखते हैं, दिस ऑल कंसिडर इन रिजर्व रिसोर्सेज। If we see the classification of resources in our figure, resources classify in two parts. फर्स्ट इज नेचुरल, सेकंड इज ह्यूमन मेड। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज को हम डिवाइड करें, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल यानी कि रिन्यूएबल जिनको हम रिन्यू करते रहते हैं, और फिर सेकंड पार्ट इसका नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज कंटिन्यूअस और विंड वाटर, जैसे जिनको हम रिन्यू करते रहते हैं। सेकंड पार्ट इज बायोलॉजिकल एंड अगेन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नेचुरल, वेजिटेशन एंड फ्लोरा एंड वाइल्ड लाइफ। जो जंगली जिनावर यानी कि जानवर होते हैं वो जो है सारे के सारे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे हम बात करें, हमारे टाइगर्स हो गए या फिर एलिफेंट हो गए, जितने भी हमारे वाइल्ड लाइफ जो लाइफ होती है वो सारी जो है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के अंदर कंसिडर की जाती है। यदि हम बात करें, we can divide in non-renewable resources and it's also divide into two parts, recycle metals जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, और जो नॉन रिसाइकल होते हैं जैसे फॉसिल फ्यूल्स। जैसे मेटल जो होते हैं हम उनको बार बार जो है रिसाइकल कर सकते हैं, बट जो फॉसिल फ्यूल होता है उसको रिसाइकल नहीं कर सकते। जैसे हम बात करें, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ठीक है, डीजल हो गया, और कैरोसिन जो ऑयल वगैरह होती है, तो ये जो है ये एक बार ख़त्म होने के बाद इनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, सो इट्स कंसिडर इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड जो रिसोर्सेज होते हैं, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो हम इनको डेवलप करते हैं, और ये क्वांटिटी एंड क्वालिटी ये दो टाइप के होते हैं, यानी कि ह्यूमन ने जितने भी रिसोर्सेज डेवलप करे हैं, दीज ऑल कंसिडर इन इंक्लूड इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके दोस्तों, तो ये हमारे जो हैं ये टाइप्स हो गए रिसोर्सेज के, ठीक है। यहाँ पे हमने 4 रिसोर्सेज की बात करी, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। फिर हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन या फिगर देख लिया। इसके बाद हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो उनका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। आप सभी को पता है कि जो संसाधन होते हैं वो मनुष्य के जीवन के लिए या जीवन सर्वाइवल होता है, जीवन यापन किस प्रकार से किया जाता है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, वाइटल होते हैं। सो एज वेल फॉर द मेंटेनिंग्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और ये जीवन की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको भी मेंटेन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये हमारे इंसानों के सर्वाइवल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इट वॉज द बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये विश्वास किया जाता है, ये बिलीव किया जाता है कि जो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो नेचर ने हमें फ्री में गिफ्ट करे हैं। एज ए रिजल्ट ह्यूमन बींग यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज़ लीड टू फॉलोइंग्स मेजर प्रॉब्लम। अब दोस्तों हमने नेचर ने तो फ्री में प्रोवाइड करवा दिया हमें, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, इनको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया है, यूटिलाइज़ किया है, तो यहाँ पे वेरियस टाइप की प्रॉब्लम जो है वो खड़ी हो गई है। जैसे हमने इनको अंधाधुंध यूज़ किया है, जिससे हमारे इन्वायरमेंट के अंदर वेरियस टाइप की जो है प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं। इफ़ टेल यू सम एग्जाम्पल्स लाइक डिप्लेशंस ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल्स। यानी कि पहली प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गई, यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम्स की बात करें, जो हमने अंधाधुंध यूज़ करा है इन्वायरमेंट या फिर रिसोर्सेज को, उससे प्रॉब्लम पहली हो गई कि कुछ लोगों की ग्रीड यानी कि लालच के कारण जो है डिप्लेशन हो गया रिसोर्सेज का, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं उनकी संख्या में कमी आई है। पहली जो है ये प्रॉब्लम हमने क्रिएट करी कि जैसे हम बात करें, जैसे पहले 500 टन कोयला था, लेकिन हमने अंधाधुंध इसका यूटिलाइज़ किया, तो अभी जो प्रेजेंट में 5 किलो भी नहीं बचा। तो ये अपने आप में इनका क्या हो गया, डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि इनकी कमी हो गई। सेकेंड पार्ट इज संसाधन, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, यानी कि जो संसाधन है वो कुछ लोगों के हाथ में आ गए हैं, यानी कि जो रिच लोग हैं उनके हाथ में एक्यूमुलेशन यानी कि उनके ऊपर आधिपत्य हो गया है या उनके कंट्रोल में आ गए हैं। सो कुछ हाथों के अंदर जाने से वो हमारी जो सोसाइटी है वो डिवाइड हो गई है इनटू 2 सेगमेंट्स। जो लोग गरीब हैं
वो गरीब बनते चले जा रहे हैं और जो अमीर हैं वो अमीर बनते चले जा रहे हैं। तो इससे हमारी सोसाइटी जो है डिवाइड हो गई इनटू टू सेगमेंट्स। रिच पीपल बिकम मोर रिच एंड पुअर पीपल्स मोर पुअर। तो ये कैटेगरी जो है हमने यहाँ पे प्रॉब्लम जो है क्रिएट करी है। फर्स्ट, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। सेकंड इज द सोसाइटी डिवाइड इनटू टू सेगमेंट। थर्ड इज indiscriminate exploitations of resources has lead to global ecological crisis। और इनसे हमने अंधाधुंध एक्सप्लोइटेशन यानी कि इसको यूज़ किया है रिसोर्सेज को, तो इससे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस स्टार्ट हो गई हैं। लाइक ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा असमय पर बारिश हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मियाँ बढ़ रही हैं, सर्दियाँ बढ़ रही हैं। तो ये क्या हो रहा है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, यानी कि विश्व ताप में वृद्धि जो है वो देखने को मिल रही है। ओजोन लेयर डिप्लेशन यानी कि जो ओजोन लेयर होती है, हमारा जो इन्वायरमेंट होता है उसके चारों तरफ एक लेयर बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं O3 यानी कि ओजोन लेयर बोलते हैं। अब दोस्तों धीरे धीरे जब टेम्परेचर राइज होगा, इंक्रीज होगा, तो उससे क्या होगा, जो हमारी ओजोन लेयर है उसमें क्या हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे। अब छेद हो जाएंगे, होल हो जाएंगे, तो क्या होगा, अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं जो सन से आती हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर इंटर कर जाएंगी और उससे जो है वेरियस टाइप के डिजीज़ जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये काफ़ी जो है हार्मफुल है फॉर द ह्यूमन बींग। तो ये क्या है, इससे भी यानी कि जो ओजोन लेयर डिप्लेशन है वो भी हमने किया है फॉर द इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये आपको ध्यान करना है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन यानी कि दिन ब दिन हम कितनी जो है कार्स, जितने भी व्हीकल्स हैं उनको डेवलप कर रहे हैं और उनसे क्या हो रहा है, उनको यूज करते हैं, उससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ रहा है। आपने देखा होगा वेरियस टाइप के पोल्यूशन आजकल बढ़ रहे हैं, जैसे जो एयर पोल्यूशन हो गया, ठीक है, वाटर पोल्यूशन हो गया। तो इनमें धीरे धीरे जो है वृद्धि हो रही है, लोग जो हैं वो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। फिर इसका जो साइड इफ़ेक्ट एक है लैंड डिग्रेडेशन। अब दोस्तों आप सभी को पता है सोइल जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और हम इनडिस्क्रिमिनेटली यूटिलाइज करते हैं जब रिसोर्सेज को, तो लैंड डिग्रेडेशन होता है, यानी कि हमारी जो सोइल की एक क्वालिटी या फर्टिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है। तो ये भी अपने आप में एक साइड इफ़ेक्ट है और ये हमने मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, यदि हम इसी तरीके से जिस प्रकार से हम मेजर प्रॉब्लम बना रहे हैं तो इससे होगा क्या, तो इसके साइड इफ़ेक्ट काफ़ी देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, हैज़ बिकम इनेशियल फॉर द सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ और ग्लोबल पीस। तो दोस्तों इसके लिए हमें इक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका, संसाधनों का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो जितने भी संसाधन हैं उनका समान रूप से बंटवारा काफ़ी ज़रूरी है, किसके लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए और ग्लोबल पीस के लिए, यानी कि विश्व में शांति बनी रहे और हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बनी रहे। इसके लिए संसाधनों का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़रूरी है। यदि हम बात करें बाई इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लेशंस बाई ए फ्यू इंडिविजुअल एंड कंटिन्यू द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इज़ डेंजर। यदि इसी प्रकार से हम इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते जाएंगे रिसोर्सेज को, तो हमारी जो पृथ्वी है या हमारा जो प्लेनेट है वो काफ़ी खतरे में पहुंच जाएगा। तो यानी कि हमारी पृथ्वी पर भविष्य खतरे में पड़ सकता है। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, यानी कि हमें चाहिए कि रिसोर्सेज को इक्विटेबल जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए और उसकी रिसोर्सेज की प्लानिंग की जाए। देयरफॉर रिसोर्सेज प्लानिंग इज इनिशियल फॉर द सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। इसलिए हमें क्या चाहिए, जीवन का अस्तित्व है, यानी कि हम जीवन को बनाए रखने के लिए संसाधनों की उपयोग की जो योजना है, प्लानिंग जो है वो सही तरीके से करनी चाहिए और इसी को हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि व्हाट मीन्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सतत विकास, इसको बोलते हैं हिंदी में सतत विकास, यानी कि ये होता क्या है, यदि हम इस प्रकार से जिस प्रकार से प्रेजेंट में रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं ऐसे ही यूज़ करते रहे तो हमारी जो पृथ्वी है उसके रिसोर्सेज खतरे में पड़ जाएंगे और जो फ्यूचर जनरेशन है उनके पास किसी भी प्रकार का कोई रिसोर्सेज नहीं बचेगा। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट काफ़ी वाइटल और इम्पोर्टेंट माना गया है। क्यों, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग आवर इन्वायरमेंट, यानी कि हम हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको किसी प्रकार का डैमेज नहीं करके जो डेवलपमेंट करते हैं। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। हमें फ्यूचर जनरेशन
जो है उनकी नीड्स को बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ करके जो डेवलपमेंट करें उसी को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर जो विकास किया जाता है उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है। यानी कि फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें जो कुछ रिसोर्सेज हैं उनको रिजर्व रखना चाहिए, नहीं तो फ्यूचर जनरेशन जो है उनके पास किसी भी प्रकार का कोई रिसोर्सेज नहीं बचेगा। सो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब दोस्तों हमने इसके लिए किया क्या है, यानी कि क्या हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया है? तो बिल्कुल हमने काम किया है। जैसे हमने 1992 के अंदर रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट यहाँ पे किया था। यानी कि हम क्या कर रहे थे कि हम एक ऐसी सभा बुलाएंगे, एक ऐसी मीटिंग करने वाले हैं जहाँ पे पूरे विश्व के जितने भी देश हैं वो एक जगह आएंगे और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्यूचर जनरेशन के लिए काम करेंगे। तो दोस्तों रियो डी जेनेरियो यानी कि 1992 के अंदर हम जून 1992 में 100 से अधिक जो जितने भी देश थे, 100 से अधिक देशों के उनके जो प्रेसिडेंट होते हैं या प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम, यानी कि ये अपने आप में क्या था, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था। यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे 100 से ज़्यादा देशों में। अब दोस्तों हम इस यहाँ पे इकट्ठे हुए क्यों? तो दोस्तों समिट वॉज द convinced for the addressing urgent problem of environmental protections and socio economic development। यहाँ पे हम इकट्ठे हुए क्योंकि हमारे जो अर्जेंट प्रॉब्लम थी इन्वायरमेंटल को लेकर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके लिए और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे हम इकट्ठे हुए और ग्लोबल लेवल के ऊपर हम यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो आपको ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले मीटिंग कहाँ पे हुई, तो आपको इसका नाम ध्यान रखना है, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। यहाँ पे 100 से ज़्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया था और ये कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो जगह है एक ब्राज़ील के अंदर। वहाँ पे 1992 के अंदर 100 से ज़्यादा देशों ने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए और सोशल इकोनॉमिक यानी कि सामाजिक और आर्थिक जो डेवलपमेंट है उसके लिए ग्लोबल लेवल की ये फर्स्ट मीटिंग थी। तो ये आपको ध्यान करना है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें यहाँ पे दोस्तों ग्लोबल, यानी कि यहाँ पे जो जितने भी असेंबल्ड लीडर साइंड दी डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो जितने भी लोगों यहाँ पे 100 देशों के जो लीडर आए थे उन्होंने एक साइन हस्ताक्षर किए कि हम क्या करेंगे, ग्लोबल क्लाइमेट जो चेंज हो रही है उसको सेव करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी हो रही है उसके ऊपर काम करेंगे। द रियो कन्वेंशंस इंडोर्स्ड दी ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, और उन्होंने ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल के ऊपर काम किया और अडोप्ट किया एजेंडा 21। और क्या किया? अडोप्ट एजेंडा 21। ये क्या था ये आगे हम बात करेंगे। फॉर द अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 20th सेंचुरी, यानी कि 21वीं सदी के अंदर हम एजेंडा 21 जो है उसके ऊपर काम करेंगे और सतत पोषणीय विकास के ऊपर जो है एजेंडा 21 जो है एक्सेप्ट किया गया, उसको स्वीकृति दी गई। अब दोस्तों ये एजेंडा 21 क्या था, तो इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कर लेते हैं। इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। अब दोस्तों UNCED के तहत जो है 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के अंदर ही ये एक एजेंडा जो है डिक्लेयर किया गया था। इसके अंदर फोकस किन चीज़ों के ऊपर किया गया था, तो इट एम टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि इसका जो टारगेट था, ऑब्जेक्टिव था, वो था ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी किस प्रकार फ्यूचर जनरेशन के लिए हम रिसोर्सेज को, हमारे इन्वायरमेंट को और हमारी जो पृथ्वी है उस किस प्रकार से उसको प्रोटेक्ट किया जाए। इट इज़ द एजेंडा टू combat environmental damage, poverty, disease through the global cooperations on the common interest, mutual needs and shared responsibilities। यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, समान हितों को, पारस्परिक जो जितनी भी नीड्स होती हैं, आवश्यकता होती हैं, उनको सम्मिलित रूप से जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय जो क्षति हो रही है, नुकसान हो रहा है, उसको किस प्रकार से प्रोटेक्ट करें, जो गरीबी बढ़ रही है और जो रोग बढ़ रहे हैं, डिजीज़ बढ़ रहे हैं, उनको किस प्रकार से हम हल करें, उनकी समस्याओं का किस प्रकार से निदान करें, उनके ऊपर हम काम करेंगे। दोस्तों ये यहाँ पे एक डिक्लेरेशन हुआ था जिसके अंदर गरीबी, म्यूचुअल नीड्स, कॉमन इंटरेस्ट, पॉवर्टी, डिजीज़, इनके ऊपर किस प्रकार से काबू पाया जाए और समान जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, सभी के लिए समान रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली हैं। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 इज़ व्हाट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। अब दोस्तों इसके अंदर जो है
एक और ये भी किया गया कि एजेंडा 21 का जो मुख्य उद्देश्य ये भी है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा तैयार करेंगे। जैसे लोकल जो बॉडीज़ होती हैं, जैसे हम बात करें, ये तो हम बात करें जो एजेंडा 21 है वो तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर UNCED जो है उन्होंने लागू किया, यानी कि इंटरनेशनल सभी देशों के ऊपर ये लागू होगा। लेकिन स्थानीय जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, जैसे हम बात करें इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर एक लोकल एजेंडा और बनेगा जिसका भी टारगेट क्या रहेगा, हम गरीबी को किस प्रकार से कम करें, जो डिजीज़ हैं उनको किस प्रकार से काबू पाया जाए, और जो पॉवर्टी बढ़ रही है उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए। तो एजेंडा 21 अपने आप में एक डिक्लेरेशन था जिसमें सभी देशों ने सहमति जताई कि हमारी ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, डिप्लेशंस ऑफ ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग, इनके ऊपर हम काम करेंगे। गरीबी जो है, सोशल इकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर किस प्रकार से काम करेंगे। तो यहाँ पे अपने आप में एक डिक्लेरेशन था एजेंडा 21 जो साइन किया गया था रियो डी जेनेरियो 1992 के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें जो है आपको ध्यान करनी है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि रिसोर्सेज की प्लानिंग किस प्रकार से की जाए। अब दोस्तों हम बात करेंगे रिसोर्सेज प्लानिंग। रिसोर्सेज यानी कि संसाधन नियोजन, प्लानिंग होती है नियोजन, किसी चीज़ की रणनीति बनाकर उसके ऊपर हम काम करते हैं, सो रिसोर्सेज प्लानिंग उसी को बोलते हैं। यानी कि प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेबल स्ट्रेटजी फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि प्लानिंग किसी भी चीज़ की हम करते हैं तो हम फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख के चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, चीज़ों को अप्लाई करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट हैज़ इंपॉर्टेंट टू इन ए कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया जैसे देश में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विच है इनर्मस डाइवर्सिटी इन दी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि इंडिया के अंदर जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है वो काफ़ी इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे इनर्मस जो डाइवर्सिटी है, यानी कि जो काफ़ी विभिन्नता देखने को मिलती है, वो काफ़ी यहाँ पे देखने को मिलती है। दीज आर द रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट आर सर डिफिशियंट इन सम अदर रिसोर्सेज। यानी कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं संसाधनों की वहाँ पे प्रचुरता है, बहुत अधिकता है, परंतु कुछ ऐसी है जहाँ पे संसाधनों की बिल्कुल ही कमी है। तो इनके लिए हमें क्या होना चाहिए, आत्मनिर्भर। देर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब कुछ रीजन ऐसे हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनको संसाधनों में काफ़ी आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है और उनको सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट होने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ पे संसाधन देर आर सम रीजन्स विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे संसाधन बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड लोकल डिपॉजिट्स। यानी कि हम बात करें जैसे हमारे इंडिया के अंदर, तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मिनरल्स काफ़ी अच्छे पाए जाते हैं। बट वहीं पे दूसरी तरफ हम देखें, अरुणाचल प्रदेश हैज़ abundance of the water resources but lacks in infrastructure development। यानी कि वहाँ पे जो छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश में खनिजों को काफ़ी वहाँ पे कोयले वगैरह या फिर वेरियस टाइप के जो मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं। लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश हैं, जल संसाधन जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु मूल जो विकास है वहाँ पे नहीं हो पाया। यानी कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट कम हुआ है, इसलिए वहाँ पे संसाधन कम है। ठीक है, और वहाँ पे लैक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि संरचना ऐसी डेवलप नहीं हो पाई है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश का विकास भी कम हुआ है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल इंडोवेड विद द सोलर एंड विंड एनर्जी बट लेक्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज। जैसे हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी की काफ़ी पोटेंशियल है, वहाँ पे इसके ऊपर डेवलपमेंट किया जा सकता है, लेकिन वाटर रिसोर्सेज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज़ द रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इज़ द डिफिशिएंट इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स। जैसे हम बात करें हमारा जो लद्दाख है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं, अन्य भागों से वो जो है अलग थलग पड़ा हुआ है, वहाँ पे बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो कल्चरल हेरिटेज है वो तो काफ़ी डेवलप है, लेकिन वहाँ पे वैसे जो है आधारभूत यानी कि जो वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, वाइटल मिनरल्स वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। दिस कॉल फॉर दी बैलेंस्ड रिसोर्सेज प्लानिंग एट दी नेशनल, स्टेट एंड रीजनल एंड लोकल लेवल। इसलिए हमें रिसोर्सेज की क्या
क्यों ज़रूरत है? इसलिए हमें रिसोर्सेज की प्लानिंग की नीड है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब ये डाइवर्सिटी हमारे देश के अंदर देखने को मिलती है, जैसे कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे बहुत अच्छे खासे जो है रिसोर्सेज मिलते हैं, बट कुछ रीजन जो हैं वो बहुत, वहाँ पे रिसोर्सेज बिल्कुल भी कम देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों के अंदर जो डाइवर्सिटी है, कई जगह ऐसी है जहाँ पे ज़्यादा है, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे कम रिसोर्सेज हैं। तो इनकी जो डाइवर्सिटी है इनबैलेंस हो रखा है। इनको सही सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए हमें रिसोर्सेज की प्लानिंग काफ़ी ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं हम आगे, रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर रिसोर्सेज की प्लानिंग किस प्रकार से की गई है। अब बात करते हैं रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, यानी कि रिसोर्सेज की जो प्लानिंग है वो काफ़ी अपने आप में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन इंडिया के अंदर जो है इसको किस प्रकार से प्लान किया जाता है। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशंस एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री, यानी कि सबसे पहले हम क्या बनाते हैं कि देश के जितने भी हिस्सों के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनकी पहचान की जाती है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज किया जाता है। उसके बाद में एक अपने आप में क्या किया जाता है, दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। तो सबसे पहले जितने भी देश के अंदर, प्रदेशों के अंदर जो संसाधन उनकी पहचान करके एक लिस्ट बनाई जाती है, तालिका बनाई जाती है, और इसके लिए हम क्या करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, सर्वे करते हैं, उसके बाद में मैपिंग करते हैं यानी मानचित्र बनाया जाता है, और फिर हम संसाधनों की क्वालिटी यानी कि उनकी गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना और उनका मेजरमेंट किया जाता है। तो ये आपको ध्यान करना है, यानी कि आइडेंटिफिकेशंस एंड कंट्री, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके बाद में सर्वे करेंगे, मैप बनाएंगे, और फिर अकॉर्डिंग टू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, उसके अकॉर्डिंग जो है उनका मेजरमेंट करेंगे और उनका एस्टिमेशन, यानी कि हम क्या करते हैं, एक एस्टिमेट लगा लेते हैं। तो ये आपको ध्यान करना है। उसके बाद में इवॉल्विंग द प्लानिंग स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान करना है, जैसे मैं बात करूँ, पहला जो है आइडेंटिफिकेशन हो गया, दूसरा जो है इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोवेड विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर द इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स। फिर दूसरी जो है क्या करेंगे, संसाधन की जो विकास योजनाएं होती हैं उनको लागू करने के लिए हमें प्रॉपर जो है क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, कुशल जो है कामगार चाहिए, यानी कि स्किल जो लेबर है वो चाहिए, हमें कौशल की ज़रूरत है। और यहाँ पे अपने आप में इंस्टीट्यूशन जो है, इंस्टीट्यूशन सेटअप की जो है उनकी इम्प्लीमेंटेशन की नीड होती है। तो यहाँ पे हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, टेक्नोलॉजी, स्किल, संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। ये सारी चीज़ें जो है इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोवेट विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी चाहिए, स्किल चाहिए, इंस्टीट्यूशन सेटअप चाहिए, किनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए। तो तीन चीज़ें जो है दोस्तों सेकंड स्टेप के अंदर जरूरी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इवॉल्विंग ऑफ ए प्लानिंग स्ट्रक्चर, इसके अंदर आपको स्किल, इंस्टीट्यूशन सेटअप चाहिए और टेक्नोलॉजी चाहिए, ये तीन चीज़ें इसमें जरूरी है। थर्ड पार्ट है मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, यानी कि हम क्या करेंगे, जो संसाधन विकास योजना है उनको राष्ट्रीय विकास योजना में शामिल करेंगे, उनके साथ मैच करेंगे, यानी कि हमारा ओवरऑल देश के साथ डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, ये हम क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसके साथ हम इसको मैच करेंगे। तो इस प्रकार से जो है हम क्या करते हैं, प्लानिंग, रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान करना है। तीन स्टेप इसकी देखी गई है। पहली स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सेकंड इज द इवॉल्विंग ए प्लान एंड स्ट्रक्चर, थर्ड इज मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। अब बात करते हैं, इंडिया हैज़ मेड कॉन्क्रीट एफर्ट टू अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग राइट फ्रॉम दी फर्स्ट ईयर प्लान। अब दोस्तों हमने, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 1950 से लेकर हमने 5-5 साल के ऊपर जो है 5 ईयर प्लान जो है बनाए थे, यानी कि हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो लॉन्च किए थे। उन्हीं के अंदर जो है हमने क्या किया था, रिसोर्सेज प्लानिंग करी थी। तो दोस्तों यहीं से हमने थोड़ा जो प्रयास है, थोड़ी सी कोशिश जो है यहाँ से स्टार्ट कर दी थी कि हम किस प्रकार से हमारे देश के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनको किस प्रकार से यूटिलाइज करेंगे। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज़ नेसेसरी कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल रहें।
दोस्तों जहाँ पे जिन देशों के अंदर रिसोर्सेज कम है उन देशों का डेवलपमेंट कम हो पाया है। लाइक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जितने भी देश हैं वहाँ पे रिसोर्सेज हैं लेकिन वो यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ का डेवलपमेंट भी जो है नहीं हो पाया है। जैसे हम बात करें हमारे इंडिया के अंदर जैसे राजस्थान है, वहाँ पे पोटेंशियल है कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी डेवलप की जाए, तो वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो सकता है। बट अभी जो है हमारे पास टेक्नोलॉजी स्किल और इतने पैसे नहीं है, तो हम वहाँ पे इतना जो स्ट्रक्चर है वो नहीं बना पा रहे हैं और यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ये अपने आप में क्या है, नेसेसरी तो है कि किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे रिसोर्सेज होने चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी और पैसा और जो एक हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो आर्थिक चीज़ें हैं वो नहीं हो पाती हैं। तो ये काफ़ी जो है, बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस में हिंडर डेवलपमेंट। तो ये अपने आप में जो है, यानी कि हमारे पास प्रौद्योगिकी या तकनीकी जो है संस्थाओं की परिवर्तनों के अभाव में उन चीज़ों को हम डेवलप नहीं कर पाते हैं और हमारे पास जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाता। यानी कि हमारे पास ना तो टेक्नोलॉजी है, ना इंस्टीट्यूशन है, ना स्किल है, इसी कारण जो है कुछ क्षेत्र जो है उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। जैसे हम बात करें, देर आर मैनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज। हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे रिसोर्सेज खूब पाए जाते हैं, बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। और ये अपने आप में इकोनॉमिकली कैसे बैकवर्ड हैं, इसलिए उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। ऑन दी कंट्री देर आर सम रीजन्स विच हैव पुअर रिसोर्सेज बेस बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप। अब जैसे कुछ रीजन ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज पुअर हैं लेकिन फिर भी वो इकोनॉमिकली जो है डेवलप हैं, इसलिए उन्होंने अच्छा खासा विकास किया है खुद का। तो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए रीजन्स फॉर रिसोर्सेज। यानी कि किसी भी रीजन के पास यदि रिसोर्सेज हैं और इकोनॉमिकली डेवलप हैं तो वो अपना विकास कर जाएंगे। जैसे कैन यू नेम सम रिसोर्सेज रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड। अब आपको दोस्तों कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखने हैं, यदि कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो कि आप, कि जैसे कुछ रीजन ऐसे हैं जो रिच हैं बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं इंडिया के अंदर, सम रिसोर्सेज पुअर बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन, गिव रीजन्स फॉर सब सच ए सिचुएशन। कुछ आप एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद में हम बात करेंगे कि हमारे इंडिया के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, अब जैसे हम बात करें दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ colonizations revealed that the rich resources in colonies were the main attractions for the foreign invaders। जैसे हम बात करें, हम ब्रिटेन की क्या थे, कॉलोनी थे, तो उन्होंने क्या किया, हमारे रिसोर्सेज को काफ़ी जो है यूटिलाइज़ किया और हमें उपनिवेश बनाया। और यहाँ पे जितने भी, हमें पहले क्या बोला जाता था, सोने की चिड़िया बोला जाता था हमारे देश को। तो जितने भी इन्वेडर्स थे, जो आक्रमणकारी थे, वो हमारे देश में आए किनके लिए, रिसोर्सेज के लिए। उन्होंने हमें खूब सारा लूटा, यहाँ से जितनी भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी, ठीक है, उनको यहाँ से लेकर चले गए। तो उनकी जो नज़रें हैं हमेशा फॉरेन इन्वेडर की, वो रहती थी रिसोर्सेज को, किस प्रकार से कि इंडिया के रिसोर्सेज को लूटा जाए और अपने देश में डेवलप किया जाए। अब दोस्तों किसी भी देश के लिए हमने बात करी कि इट वॉज द प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनियल कंट्रीज दैट हेल्प देम एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज ऑफ अदर रीजन एंड इस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी ओवर द कॉलोनीज। अब दोस्तों उन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने जितने भी उपनिवेश थे, जितनी भी कॉलोनी थी, वहाँ के जो रिसोर्सेज थे उनके ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया, उनको कंट्रोल कर लिया और खुद का जो डेवलपमेंट है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू अपना डेवलपमेंट कर लिया। और जिन जिन देशों के ऊपर उन्होंने अधिकार रखा वो देश जो है काफ़ी पिछड़ गए। तो किसी भी प्रदेश के विकास में ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं कि रिसोर्सेज तो हैं लेकिन दूसरा देश उसको किस प्रकार से एक्सप्लॉइट करता है, ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही हमारे देश के अंदर ब्रिटेन ने किया, हमें कॉलोनी बनाया, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको वो लेकर चले गए और हम क्या हो गए, थोड़े से गरीब हो गए। तो ये जो है उन्होंने यहाँ पे सुप्रीमेसी यहाँ पे दिखाई। देयरफॉर रिसोर्सेज कैन बी कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर अकम्प्लिश्ड बाय द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज। अब देखो किसी भी रिसोर्सेज को हम यूज़ करते हैं तो काफ़ी ज़रूरी है कि उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किया जाए। यानी कि किस प्रकार से हम किसी प्रकार की जो संस्थाएं होती है उनको डेवलप करें और किस प्रकार से उनको यूटिलाइज करें रिसोर्सेज को। ठीक बात है। देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्सेज डेवलपमेंट इन पार्टिकुलर डज नॉट ओनली
involve the availability of resources but is also technology, quality of human resources and historical experience of India। जैसे हमारे जो इंडिया के लोग हैं उन्होंने तो अनुभव किया कि हमें ब्रिटेन के लोगों ने खूब लूटा, तो ऐसे ही किसी भी देश के रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए वहाँ पे टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये तो हमने फेस किया कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं मोस्टली जो है इन्वेडर्स ने यहाँ पे खूब लूटा, लेकिन यदि हम चाहते हैं हमारा फिर से डेवलपमेंट हो तो हमें टेक्नोलॉजी और क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमारे जो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका किस प्रकार से कंजर्वेशन किया जाए, संरक्षण किया जाए। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि संसाधन किसी भी तरह के, जैसे हम बात करें रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, तो रिसोर्सेज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी डेवलपमेंट के लिए, बट irrational consumptions and our utilizations of resources may lead to socio-economic and environmental problems। तो ये जो है यदि हम उनको अंधाधुन इनडिस्क्रिमिनेटली यूटिलाइज करें, इरेशनल कंजप्शन करें उनका, तो यहाँ पे वेरियस टाइप की सोशल इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्सेज कंजर्वेशन टू वेरियस लेवल ऑफ इम्पोर्टेंट, तो इनके लिए जो है अति उपयोग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी समस्याओं के बचाव के लिए जो संसाधन उनका संरक्षण जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम यदि संरक्षण नहीं करेंगे तो जो है ये जो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज या वेरियस टाइप की जो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं ये क्रिएट हो जाएंगी और हमारी जो अर्थ है वो ख़त्म हो जाएगी। तो resources conservations various level of important, these had been the main concerns of the leaders and thinkers in the past। जैसे हमने जितने भी संसाधनों के संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों ने चिंता का विषय रहा है, बहुत से लोगों ने इनके लिए लड़ाई करी है कि हमें कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज करना चाहिए। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल गांधी जी ने कहा था वाज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग कंसर्न्स अबाउट देयर फॉर कंजर्वेशन ऑफ देयर, जैसे उन्होंने कहा देयर इज ए इनफ फॉर एवरीबडीज नीड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, यानी कि संसाधन सभी के लिए अवेलेबल हैं लेकिन किसी की लालच के लिए जो है वो संसाधन नहीं है। यानी कि गांधी जी ने देखो कितनी अच्छी बात कही है कि संसाधन जो है सभी की जो है, यानी कि पेट भरने के लिए है, पेटी भरने के लिए संसाधन नहीं है। गांधी जी ने बहुत अच्छी लाइनें ये कही थी यहाँ पे। जैसे ही प्लेस्ड द ग्रीड एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लोइटेटिव नेचर्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज द रूट्स क्यूजेज ऑफ रिसोर्सेज डिप्लीशंस एट ग्लोबल लेवल, ही वाज अगेंस्ट मास प्रोडक्शंस एंड वांटेड द रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शंस बाय द मासेज। यानी कि उन्होंने क्या कहा, जैसे गांधी जी ने क्या कहा कि संसाधन सभी की पूर्ति के लिए तो हैं लेकिन किसी की ग्रीड के लिए नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि जितने भी जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है इनको एक्सप्लॉइट करते हैं रिसोर्सेज को, और जो है ज़्यादा उत्पादन करते हैं जो ग्लोबल लेवल के लिए काफ़ी ख़राब है। यानी कि रिसोर्सेज डिप्लेशन एट ग्लोबल लेवल, ही वाज अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन, यानी कि वो ज़्यादा उत्पादन के खिलाफ थे और वो क्या चाहते थे, जो यानी कि जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। यानी कि जितनी भी कम्युनिटी थी ना वो चाहते थे कि कम्युनिटी जो है मास प्रोडक्शन करे लेकिन कोई इंडिविजुअल आदमी जो है मास प्रोडक्शन नहीं करे। तो गांधी जी का ये मानना था कि हमें रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए विकास करना चाहिए, इनको ज़्यादा जो है यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। मास प्रोडक्शन के वो अगेंस्ट थे और वो चाहते थे कि कम्युनिटी जो है वो मास प्रोडक्शन करे। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं वैसे कि जो कंजर्वेशंस ऑफ रिसोर्सेज हम किस प्रकार से कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है कंजर्वेशंस ऑफ रिसोर्सेज की बात कहाँ पे की, हमारी जो इन्वायरमेंटल है उसको बैलेंस करने की सबसे पहले बात कहाँ करी गई, तो एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्सेज कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले जो क्लब ऑफ रोम है उन्होंने जो है एडवोकेट किया कि हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए मोर सिस्टमेटिक्स वे इन 1968। सबसे पहले सिस्टमेटिक तरीके से क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत करी थी और सब्सिक्वेंटली इन 1972 जो अपने आप में क्या था, सुमेकर ने अपनी पुस्तक, सुमेकर ने जो अपनी पुस्तक लिखी जो गांधीयन फिलोसॉफी से काफ़ी जो है प्रभावित थे, शुमाकर ने अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। उसमें क्या लिखा था, द seminal contributions with respect to resources conservation at the global level was made by the ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट। यानी कि जो 1987 में ब्रूटलैंड आयोग रिपोर्ट आई थी जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर छपी थी, उनके ऊपर जो है इसके ऊपर फोकस था। मूल आधार जो है वो योगदान यही था कि रिपोर्ट के अंदर सतत पोषणीय विकास को जो है फोकस किया गया था। यानी कि जो ब्रूटलैंड रिपोर्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है और
सबसे पहले कब आई थी? 1987 में आई थी। इसके ऊपर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है ध्यान में रख के चीज़ें मेंशन की गई थी। सबसे पहले वकालत जो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की इसमें की गई थी और इसके अंदर एक जो नारा दिया गया था, आवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि हमारा साझा भविष्य जो है इसके ऊपर फोकस किया गया था। यानी कि यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य के रूप में जो है प्रस्तुत की गई थी। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरियो 1992 के अंदर हमने जैसे पहले ही पढ़ लिया कि यहाँ पे जो है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो यहाँ पे जो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में सबसे पहले जो है वकालत करी क्लब ऑफ रोम ने। इसके बाद में एक गांधीयन फिलोसोफर शुमाकर जो है उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। उसके बाद में ब्रूटलैंड रिपोर्ट आई जो आधारित थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। उसके बाद में हमने बात करी कि हमारा जो रियो डी जेनेरियो के अंदर अर्थ समिट हुआ था 1992। इस प्रकार से हमने कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर काम किया है। इसके बाद में हम बात करेंगे लैंड रिसोर्सेज, यानी कि इंडिया के अंदर लैंड रिसोर्सेज किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन